अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। नए वीक का आगाज़ हो चुका है और मेरे साथी जो हैं वो आज मिसिंग हैं, इसलिए क्योंकि वो भी आपकी तरह वेकेशन मना रहे हैं, तो होपफुली कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन नए वीक का आगाज़ हो चुका है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो नया हफ्ता है ये बहुत ही बेहतरीन, अच्छा और खूबसूरत गुजरे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशो खुरम जो है वो सुबह पाकिस्तान की नई एपिसोड देख रहे होंगे, क्योंकि आज भी हमारे पास बहुत कुछ है प्रोग्राम में जो कि हम आपके साथ शामिल करेंगे। बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे और बहुत सारी मालूमात है जो कि आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं नई जो निगरान हुकूमत है उसकी कारकर्दगी की तरफ, कि किस तरीके से वो मुल्क को चलाने के लिए अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इसी लड़ में जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक, उनका भी एक अदद पैगाम जो है वो सामने आया, और वो ये कहते हैं कि कम तरक्की वाले इलाके जो है उनको मुल्क के दीगर इलाकों से जो कि तरक्की वाले इलाके हैं उनके बराबर लाने के लिए जो है वो तमाम इकदाम किए जाएंगे, और तमाम तर वो इकदाम किए जाएंगे जो कि पसमानदगी के खात्मे के लिए बेहतर होंगे। और सूबे में तरक्की के अमल को भी तेज़ करने के लिए रोज़गार फराहम की जाएगी, ताकि लोग जो है वो बेहतर मयार ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अपने आबाई इलाके कान मेहतर ज़ई किला सैफुल्ला में उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक जो है वो खिताब किया है, जिसमें उनका कहना था कि मुल्क को दीगर इलाकों के बराबर लाने के लिए जो है वो पसमानदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो किए जाएंगे। और अपने आबाई गांव जो है वो कान मेहतर ज़ई का वो जल्द दौरा करके भी शहरियों को दरपेश मसाइल का जो है वो जायज़ा लेंगे, और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या क्या मुश्किलात जो है वो उनको दरपेश हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज का दिन जो है वो 21 अगस्त जो है वो एक और तरीके से भी अहम है, और वो दिन है जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में सफ़र भी किया है। और हम बात करें दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पूरे खित्ते में जो है मेरे ख्याल से इसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो जितने भी एरियाज़ हैं, स्पेशली अगर हम KP की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया, और बहुत सारे जो है ऑपरेशंस हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अब कुछ हद तक बेहतरी की तरफ चल रहा है, और पाकिस्तान में अमन व सुकून की जो है वो फ़िज़ा दोबारा बहाल होना शुरू हुई है। तो आपको बताते चलें कि आज का दिन जो है वो 21 अगस्त जो है वो दहशतगर्दी के शिकार अफराद को जो है इनकी याद में या इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये आलमी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इस जंग के दौरान हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों लोग बेघर हुए हैं, हज़ारों बहुत सारी चीज़ें जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसमें मईशत का बदतरीन जो है वो शिकार भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक रिसर्च देख रही थी, उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। इसके लोग वो लोग हैं जो किसी भी मुश्किल का शिकार होते हैं तो उसके बाद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोबारा उभरते हैं। इस हवाले से हमारे पास एक अदद रिपोर्ट भी है, वो भी देखेंगे। दहशतगर्दी किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए जहर कातिल है। पाकिस्तान कई अशरों से दहशतगर्दी का शिकार है और हजारों की तादाद में इसके शहरियों और सिक्योरिटी अदारों के एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद और APS हमले के 130 शोधा को कभी नहीं बुलाया जा सकता, मगर इन नुकसानात के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अज़्म पुख्ता रहा। हमसे एक सेकंड में इस अटैक ने हमारी माँ छीन ली। इस बात को 9 साल होने को है, लेकिन हम आज भी हर पल इस बात को फील करते हैं। आज तक हम इस बात को भूलना तो क्या, लेकिन दर्द भी आज तक कम नहीं हुआ। मेरी माँ एक बहुत बहादुर औरत थी, उनको तो इवैक्यूएट भी कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि वो अपने बच्चों को वहाँ अंदर अकेले नहीं छोड़ सकती थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी फौज की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत और अवाम के जुर्रतमंदाना हौसले से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई और दहशतगर्दी में नुमाया कमी वाक़या हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद और खानदानों की दादरसी के लिए बेशतर इकदाम किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वालों की माली इमदाद और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात का भारी भरकम जो है वो बोझ उठाया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खूबसूरत बात जो कि कुछ देर पहले ही मैंने मेंशन की, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। कोई भी मसला दरपेश आता है तो उसके बाद बहुत ही खूबसूरती से दोबारा उभर के सामने आता है, और ये लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई भी मुश्किल जो है वो देखी हो। तो ये खूबसूरती हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से कायम दायम और बरकरार रहे। आज के दिन की एक और अहमियत भी है, और वो ये है, इस हवाले से आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसीकी की दुनिया की अगर बात की जाए तो चंद नाम है जो कि पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा मशहूर
मशहूर हैं और इसी में एक नाम बुलबुल पाकिस्तान का भी है। और आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ दोहराया तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। नैयरा नूर साहिबा की बात कर रही हूँ, जिनको मद्दाहों से बिछड़े हुए 1 साल गुजर चुका है। और ये साल जो है वो ऑफ कोर्स रंज दुख का भी था, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ जो है, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान को दिया है, बल्कि पूरे खत्ते को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो दे चुकी हैं। और उनकी मौसीकी जो है वो बहुत सारे लोग सुनते भी रहे। अभी भी मैं मेकअप जब करवा रही थी तो वहाँ भी बैठे हुए बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को याद कर रहे थे कि किस तरीके से उनके गीत जो है और पूरी पूरी लंबी लंबी गज़लें जो है वो उनको याद थी। इस हवाले से भी हमारे पास हसन नासिर सिद्दीकी का पैकेज है, आइए वो देखते हैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। फिल्मी गीत, मिली नगमों, मशहूर गानों का एजाज पाने वाली गुलकारा नैयरा नूर ने अपनी आवाज का जादू जगाकर लोगों के दिलों पर तवील अरसे तक राज किया। नैयरा नूर ने पाकिस्तान टेलीविजन पर मिली नगमे गाए, जो कि आज भी के साथ गाए हुए फिल्मी गीतों ने नैयरा नूर की शोहरत को दवाम बख्शा और उन्होंने फिल्मी गुलकारा का एजाज हासिल किया। नैयरा नूर ने 1973 में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्मों घराना और तानसेन में गीत गाकर शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। फिल्मी गीत और मिली नगमों के अलावा नैयरा नूर ने गजल की दुनिया में भी अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया। कोई हम नशे है ना यार है। नैयरा नूर ने अपने कैरियर का आगाज 1968 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सदाकारा और गुलकारा की हैसियत से किया और 1971 में पाकिस्तान टेलीविजन पर बाकायदा तौर पर मिली नगमे और गीत गाए। नैयरा नूर ने अपनी बेपनाह मेहनत और रियाजत से फन गुलकारी में वो मकाम पैदा किया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। उन्हें 1973 में निगार अवार्ड, जबकि फ़नी खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2006 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मौसीकी की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत नाम और बहुत सारी इनकी काविशें थी जो कि मौसीकी की दुनिया को दी गई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से भी इसमें शामिल हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर ड्राइव करते हुए इनकी गज़लें, इनके गीत सुनते हैं। मेरे अम्मी जो है उनकी भी अक्सर फेवरेट ही रही हैं, क्योंकि अक्सर घर में जब चलते फिरते कोई भी बात हो रही होती है तो अम्मी जो है वो इनके गाने गा रही होती है। तो बहुत सारे लोगों की माएँ जो हैं वो इस वक्त इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफिलिएट कर रही होंगी, बहुत सारे यंगस्टर्स इस चीज़ से अफिलिएट कर रहे होंगे। लेकिन मौसीकी की दुनिया में और भी बहुत सारे नाम इस तरह से उभरते जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। तो पाकिस्तान में टैलेंट भरपूर है और इसी टैलेंट को फ़रोग देते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे जी मौसम की सूरत हाल की तरफ और आपको बताते चलें कि मौसम किस तरीके से बदलता जा रहा है। और आज तो पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें शदीद गर्मी है। स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो सुबह आते हुए मुझे फील हुआ कि मौसम जो है वो मामूल के मुताबिक बहुत ज़्यादा गर्म है, ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और इसमें हम आपको डेली की बुनियाद पर ये बताते रहते हैं कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से गर्म होता जा रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। स्पेशली स्टमक के इशू जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पानी का इंटेक कम करते हैं, लिक्विड्स का इंटेक कम करते हैं और बाहर की खुराक जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो डायरिया और इस तरह की चीज़ें, फूड पॉइजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब, मशरकी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मज़ीद जो पहाड़ी इलाके इनमें चंद मकामात पर तेज़ हवा और गडर चमक के साथ बारिश की तवक्को है, लेकिन बाकी मैदानी इलाकों में मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि इसके हवाले से बाकी क्या मौसम रहेगा, किन एरियाज़ में जो है वो गर्मी का जोर टूटने का इम्कान है और किन एरियाज़ में मज़ीद जो है वो गर्मी जो है वो बढ़ती रहेगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं DG पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महर साहबजादा खान साहब। सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में वेलकम और बताइएगा कि मौसम की सूरत हाल अगले चंद दिनों में कैसी होगी। मौसम जैसा कि देखें जी, जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई थी और इस वक्त जो है अगस्त का महीना तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो 80% शॉर्ट फॉल जो है वो बारिशों का है। यानी अभी अगस्त के महीने की जो बारिशें हुई है वो 20% ही हुई हैं और आगे भी आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि जो वो इस कमी को पूरा कर सके। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट था हमारा कम बारिशों का था, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि जी आप जो कि बारिशों के बाद नमी का तनासब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जो होता है फिर वो जब ज़्यादा हो तो फिर वो हबस सी एक हो जाती है, या आप जैसे कहते हैं कि फील्ड लाइक जो है ना वो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा लगता है।
आजकल भी टेम्परेचर जो है तकरीबन कुछ इलाकों में सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में 40 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद भी 37 या यहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है। तो इस तरह उसका इफेक्ट जो है ना वो आने वाले दिनों में भी जो है वो इसी तरह ही रहने का इम्कान है। बारिश भी जुमेरात को पंजाब के जो अक्सर इलाके हैं यानी वस्ती पंजाब से ऊपर इन इलाकों में बारिश का इम्कान है, लेकिन ऊपर जो है हमारे शुमाली इलाके या आप कह लें कि कश्मीर, इनमें भी कुछ जगहों पे जुमेरात को बारिश का इम्कान है। लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है, कोई इतना सीवियर किस्म का सिस्टम नहीं है जो हम कह सकें कि जी कोई मानसून की जो जैसे आते हैं डिप्रेशन या वो बारिशें आती हैं तो वो आ जाए और हमारे वो इन इलाकों को थोड़ी सी और ठंडक दे जाए। लेकिन चूंकि मानसून में सितंबर में भी मानसून की बारिशें होती हैं तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि जी हम कहें कि जी बारिशें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। अक्सर जो है मानसून का आखिरी स्पेल जो है वो सितंबर के आखिर में जो आते हैं वो हमें काफ़ी बाज़ का सैलाब का भी बायस बन जाते हैं। तो बहरहाल मानसून सीजन अभी जारी है, एक्टिविटी बेशक कम है, लेकिन अगले महीने में इसके चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। सर ये बताइएगा कि आवाम को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम गर्म होता जा रहा है, ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो क्या हिफाजती इकदाम लेने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, जब ये ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा आता है आपका जिस्म से पानी जो है वो डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है। पसीना आपको ज़्यादा होता है तो पानी का इस्तेमाल, आजकल ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल, या आजकल लीमू काफ़ी ज़्यादा है, लीमू जो पानी है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ताकि जिस्म में जो नमकियात की कमी होती है वो भी साथ पूरी होती जाए। तो खैर जिम्मेदार लोग या दूसरे जो भी रहें, काम तो करना ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रा अगर सर ढाँप के चलें या कपड़े भी अगर सफ़ेद पहनेंगे तो उनका फ़ायदा होता है। वो टोटल बॉडी रिफ्लेक्टर जो होता है ना, रिफ्लेक्टर होते हैं सनशाइन के, तो इस तरह की एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएं, ये थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मोहर साहब, पिछले अरसे में अगर हम देखें, पिछले साल अगर बारिशों का सिलसिला देखा जाए तो बहुत सारे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई थी और इसके साथ साथ बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। क्या इस बार भी इस तरह के कुछ खदशात जो हैं वो दरपेश आ सकते हैं पाकिस्तान को? देखें, अभी तक सीज़न है जो है ना, मानसून का सीज़न है, सितंबर का पूरा महीना पड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अगस्त के भी अभी 10 दिन बाकी हैं। खैर अगस्त में इतनी एक्टिविटी अभी तक तो नहीं लग रही, लेकिन जो है अभी आपके बे ऑफ बंगाल या ये इलाके जो होते हैं ना जहाँ पे एक्टिव होता है सीज़न, ऐसी कोई बात नहीं है। लो प्रेशर एरिया बनते हैं, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं बन रहे जिस शिद्दत के साथ वो हमें वो ज़्यादा बारिश का बायस बने। लेकिन सितंबर में हो सकता है कोई ऐसा सिलसिला आ जाए। देखें जी, हमारे रिजर्वायर इस साल अल्लाह का करम है कि जी दोनों भर गए हैं, अपने फुल उस पे हैं। और लेकिन ये भी है कि जी पिछले दिनों को पानी रिलीज हुआ, इंडिया में बारिशें ज़्यादा होगी पोंग और भाखड़ा कैचमेंट एरियाज में, और वो हमारे दरिया सतलज में जो है वो अनप्रेसिडेंटेड एक वेव चल रही है, वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। और अभी भी कुछ इलाके जो है ना वो हाई फ्लड की सिचुएशन से चल रहे हैं, यानी गंडा सिंह वाला और आगे सलमान की यहाँ पे हाई फ्लड है, और बाकी आगे जो है वो है इस्लाम तक, फिर अभी 2-4 अगले 48 घंटे में पानी पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है अभी, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। गो सैलाब नुकसान का बायस भी बनते हैं, लेकिन ये है कि जी दरियाए सतलज में ये कई सालों के बाद इतना पानी आया और हमारी वो जो सरफेस है उसको तो कम से कम रिचार्ज करेगा, और वो बेहतरी की तरफ जाएंगी कि वहाँ पे जो अगर पानी पंपिंग करनी होगी ना तो वो कुछ साल या 2 साल तक वो सूरत हाल अच्छी गुजर जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहर साहबजाद खान साहब हमें मालूमात देने के लिए। ऑफ कोर्स जो है एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट जो है वो ज़रूर देखें कि किस तरीके से वहाँ का मौसम कैसा है, ताकि आप वहाँ के एरिया को जो है वो भी बर्डनाइज ना करें और अपना टूर जो है वो भी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से इंजॉय करें। लेकिन अगर आप अपने शहर में भी हैं तो ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का जो है वो फैक्टर बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वो ख्याल नहीं रखते कि वो धूप में फिर रहे हैं या अपने काम कर रहे हैं और वो इस तरह से
मसल फैली होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर जाते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अपनी खुराक का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुराक के हवाले से हमारे पास एक अदद खबर है और आपको बताती चलूँ कि यूरोपीय मुल्क अल्बानिया में एक अजीब व गरीब सा जो है वो वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये था कि बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, सयाह भी आते रहते हैं, अपना विज़िट करने रहते हैं। लेकिन उस विज़िट के दौरान एक अजीब व गरीब सी चीज़ पेश आई और वो ये थी कि वहाँ पे इटली के कुछ सयाह जो है वो आए और वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने खाना खाया, खाने के साथ साथ उन्होंने अपनी सैर व तफरीह भी की और खाने का बिल जो है वो उन्होंने अदा नहीं किया। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात थी। लेकिन इससे भी स्ट्रेंज बात ये थी कि इटली की हुकूमत ने जो है वो इसके पैसे अदा किए, लेकिन यूजली हुकूमतें इस तरह के इकदाम नहीं लेती। बट ये एक मामला जो है वो बहुत वायरल होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से ये जो है वो अल्बानिया में ये वाक़या पेश आया जहाँ पे 4 जो है वो इटालियन सयाह जो थे वो गए और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद के बारे में आपको बताते चलें कि वहाँ पे उन्होंने रिहाइश भी की और सैर व तफरीह भी की, लेकिन बिल अदा किए बगैर जो है वो पहुँच गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये चीज़ हाईलाइट हुई और आप देख भी सकते हैं विजुअल्स में कि ये 4 जो है ये सयाह थे जो वहाँ घूमने गए थे और उनकी वजह से ये इशू भी दरपेश आया। लेकिन ये एक वाक़या भी था जो कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया में बहुत सारी चीज़ों पे ये मीडिया की जीनत बन गई बात और इस कदर बढ़ गई कि इटालियन हुकूमत ने जो है वो इसको कवर अप करना शुरू किया और कवर अप करने के लिए उन्होंने जो है वो इस बिल की अदायगी की। एक हुकूमत ने दूसरे मुल्क के लोगों को अदायगी की और ये जो थी वो मज़े की बात भी थी, लेकिन ये एक बड़ा अप्रिशिएटिव चीज़ भी थी कि आप जो है वो अपने सिटीजन्स को कहीं पे भी डिसओन नहीं करते। वो कहाँ पे भी है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है वो, तो वहाँ पे आप अगर उनकी बिल की अदायगी कर भी रहे हैं तो ये काइंड जेस्चर भी है और मेरे ख्याल से एक फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग भी है। और आप अपने लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी कोने, किसी भी जगह पे होंगे तो हम आपको भरपूर तरीके से ऑन करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते जाएं और आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप जो है वो ऐसी ऐप है जिसको हम मामूल के तौर पे हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता होगा जो कि व्हाट्सएप को फिलहाल ना इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन आपको बताती चलूँ कि 2023 में मई में एक बड़ा ही अच्छा फीचर जो है व्हाट्सएप ने मुतारिफ करवाया था और वो ये था कि आपको किसी भी मैसेज को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 15 मिनट्स जो है वो आपको उसको एडिट करने की सहूलत जो है वो अवेलेबल थी। और आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी को अगर कोई मैसेज भेज रहे हैं उसमें टाइपिंग मिस्टेक है या इस तरह की कोई भी मिस्टेक बीच में आ जाती है तो आप क्या करें, उस मैसेज के ऊपर क्लिक करें, साइड पे 3 बटन्स का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर जाएं और उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब उस फीचर को जो है वो अपडेट कर दिया गया। ये फीचर जो था पहले जब आप पिक्चर्स या वीडियोस भेजते थे उसके कैप्शन के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये फीचर जो है वो आपको जो टेक्स्ट जो है आपकी वीडियोस के साथ या पिक्चर्स के साथ जितना भी टेक्स्ट है उसके कैप्शंस जो है उसको एडिट करने के लिए भी अवेलेबल होगा। और ये एंड्रॉइड और आईफोन के जो सिस्टम्स हैं उसमें आपके लिए अवेलेबल है और ये बेहतरीन सिस्टम है क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो उसकी अपग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मसला जो है बहुत सारे लोगों को दरपेश होता है क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हैं और आप मैसेज डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद बेशक उस बंदे ने आपका मैसेज ना देखा हो या कुछ भी हो, 3 घंटे बाद मैसेज देखें या 4 घंटे बाद मैसेज देखें, पहला सवाल यही होता है कि क्या डिलीट किया। तो वो डिलीट वाला फैक्टर जो है वो आपको आसान हो गया कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, कैप्शंस को एडिट कर सकते हैं और साथ साथ अपने टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि एक कातिल वेल के बारे में जो एक स्टोरी जो है वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी और बताया जा रहा था कि एक कातिल वेल थी जो कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय करी थी और बहुत सारे लोगों की जान जो है वो ले चुकी थी। बहुत सारे लोग इसके सामने आके अपनी जान की बाजी हार चुके थे। लेकिन आपको बताते चलें कि ये कातिल वेल जो थी ये 50 बरस तक लोगों की जो है वो जाने लेती रही है और बहुत ज़्यादा उसको डराया भी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी वेल है, ख़तरनाक से ज़्यादा मुझे ये काफ़ी प्यारी सी वेल लग रही है। लेकिन ये कातिल वेल जो थी ये ख़तरनाक भी थी और ये 50 बरस तक ये काम करने के बाद जो है ये और काफ़ी एंटरटेन भी किया है इसने लोगों को। और वो देखें किस तरीके से जो है वो एक इंसान को वो लेके गई लेकिन काफ़ी एंटरटेन भी किया, ठीक है। और अब आपको बताते चलें कि ये हाफ सेंचुरी से ज़्यादा जो है वो अपने हैरत अंगेज़ प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो मशहूर थी। लेकिन इस वेल की उम्र जो थी वो 57 बरस थी और 1970 में ये जो है वो इसको एक जगह पे जो है वो रिहाइश पजीर किया गया। लेकिन अब जो है वो ये इस दुनिया से रुखसत होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की इसके साथ एफिलिएशन भी होगी और जो है ना बहुत सारे लोग इसके साथ जो है वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन आप ये मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वेल जो है वो लोगों को एंटरटेन कर रही है। और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ और इस वेल के साथ जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एंजॉयमेंट का फैक्टर होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये दुनिया में है नहीं तो ये जो है मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। लेकिन इस तरह की दुनिया में बहुत सारे और जानवर भी मौजूद हैं जिनके साथ आप प्यार और मोहब्बत का जो है वो सिलसिला जारी रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम भी ये मैसेज देते हैं सुबह पाकिस्तान में बार बार कि आपको जहाँ पे भी इस तरह के एनिमल्स मिले तो आप उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक
ज़रूर जो है वो शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि शहाब साकिब की बारिश रिकॉर्ड करते हुए कैमरा ने जो है वो एक ऐसा मंजर जो है वो रिकॉर्ड किया जो कि बड़ा ही हैरानकुन था, दिलचस्प भी था और लोगों की जो है वो अट्रैक्शन भी उसने ग्रैब कर ली। और आपको बताते चलें कि बरतानवी नशरियाती इदारे में जब ये मंजर जो है वो कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया जा रहा था कि किस तरीके से शहाब साकिब की बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर 15 नुक्ते जो है वो आगे को बढ़ रहे थे और दरअसल हकीकत में वो स्पेस एक्स के स्टारलिंक्स हैं। तो कितनी खूबसूरती से आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में कि ये 15 जो है वो नुक्ते आगे को बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रॉपर तरीके से ये सॉर्ट ऑफ जैसे ह्यूमंस परेड करते हैं इसी तरीके से ये 15 नुक्तों की परेड जो है वो शहाब साकिब की बारिश के दौरान रिकॉर्ड की गई है और सैटेलाइट पर भी ये देखा गया है कि किस तरीके से ये खूबसूरत मंजर जो है वो लोगों के लिए खूबसूरती से जो है वो नज़र आ रहा है। अब आपको बताते चलें खूबसूरत चीज़ों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऐसी जानदार चीज़ों की जो कि बहुत ख़तरनाक है, तो उनमें सबसे पहले मेरे लिए जो होगा वो होगा सांप, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यकीनन बहुत सारे लोग हैं जिनको सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और अमूमन हमने जो सांप देखे हैं वो एक सर वाले होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको जिस सांप के बारे में बताने वाली हूँ उसके 2 सर हैं और ये बड़ी ही मेरे लिए हैरानकुन भी थी। लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये जो इस तरह के सांप होते हैं इनके इम्कानात बहुत कम होते हैं और ये तकरीबन 1 लाख में से एक जो है वो सांप इस तरह का होगा जिसके 2 सर होंगे और इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि दोनों साइडों पे उसके अलग अलग किस्म के जो है वो फेस नज़र आ रहे हैं और ये थोड़े ख़तरनाक भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन थोड़े से क्यूट भी लग रहे हैं। ये वीडियो जो है वो वायरल हुई है और रिंगने वाले जानवरों की वीडियोज़ में दिखाया जा सकता है कि ये जो रिंगने वाला जानवर है इसके 2 सर जो है वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। यूजुअली हम इस तरह के इंसानों में भी देखते हैं, लेकिन वो सर्जरीज़ के थ्रू जो है वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये सांप जो है वो कुछ लोगों की अट्रैक्शन भी ग्रैब कर रहा है और कुछ लोगों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। लेकिन ख़तरनाक जो है वो इस तरह की किस्में दुनिया में मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में हमें वक्तन फ़वक्तन पता चलता है। जब हमारे सामने आती है तो हमें पता चलता है कि अच्छा दुनिया में ये भी चीज़ मौजूद है और यही दुनिया की खूबसूरती है कि दुनिया में हर वो चीज़ मौजूद है जिसके बारे में हमने गुमान भी नहीं किया होता या सोचा भी नहीं होता, लेकिन अक्सर जब वो हमारे सामने आती है तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और उसमें किस तरह के जो है वो मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं। अब आपको बताती चलूँ खूबसूरती की एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मिसाल, और ख़ूबसूरती की मिसाल भी है और ये दोस्ती की भी बेहतरीन मिसाल है। और 2 दोस्तें जो है वो जो 12 साल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, 12 साल की उम्र में जो है वो एक दूसरे के साथ मिली थी और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 कम 70 साल जो है वो एक दूसरे के साथ ख़त ख़िताबत का सिलसिला जारी रखा। और ये 2 ख़वातीन आपको नज़र आ रही होंगी टीवी की स्क्रीन पे जो कि डिफरेंट एरिया से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। एक जो है वो न्यूयॉर्क की हैं और दूसरी जो हैं वो भी दुनिया के एक और ख़ित्ते से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं और ये जो दोस्तें थी यूके की हैं जी, वो दूसरी जो खातून है वो यूके की हैं और ये दोनों का दोस्ती जो थी वो इस तरह से बेहतरीन रही कि एक दूसरे को ख़त लिखती रही। और आपको बताती चलूँ कि इन्होंने इतने सालों में तकरीबन 800 के करीब जो है वो ख़त लिखे हैं एक दूसरे को और ख़तों के ज़रिए से ही जो है इनकी दोस्ती बरकरार रही, एक दूसरे को बताती रही कि किस तरीके से जो है वो इनका वक्त गुजर रहा है और किस तरीके से इनकी दोस्ती मजबूत होती रही। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जब इनकी बर्थडे आई, 80वीं सालगिरह जब इनकी आई, तो इनके पोतों की बदौलत जो है वो इनके पोतों और बच्चों की बदौलत ये चीज़ देखने में आई कि किस तरीके से ये दोनों इकट्ठी हुई और दोबारा इनकी मुलाकात हुई। और वो जज्बाती लम्हा जो था वो तमाम लोगों के लिए जज्बाती था, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप तकरीबन 70 साल जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्ती रखें और वो सिर्फ लेटर्स के थ्रू रहे। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं तो हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो हम एक दूसरे को मैसेजेस या कॉल्स वगैरह करते रहते हैं, लेकिन लेटर का जो चाम है वो हमेशा से बरकरार रहा है और इस दोस्ती को देख के मुझे लगता है कि लेटर का चाम जो है वो दोबाला होता जा रहा है। अब आपको बताते चलें कि जी एक्स के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक्स जिसको साबका ट्विटर भी कहा जाता है, इस हवाले से भी हमारे पास खबर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया से जो भी खबर होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि आजकल जो दौर है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें, जब बल्कि इसके साथ साथ ये भी करें कि जो नया फीचर आता है उसको हम प्रॉपरली जो है वो यूज़ भी करें। लेकिन एक्स का जो एक और नया फीचर है वो ये है कि वो थोड़ा सा ख़तरनाक भी है, थोड़ा सा परेशान कुन भी है, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब आपको किसी सारिफ की कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही होती, उसकी ट्वीट्स नहीं पसंद आ रही होती, उसका अकाउंट नहीं पसंद आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं जी, अपना फ़ोन उठाते हैं, उसके अकाउंट पर जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो ट्विटर साबिका ट्विटर है और अब जो नया नाम उसका एक्स है, उसमें एक नया फीचर ये मुतारिफ़ किया गया है कि आपके पास जो ब्लॉक की सहूलत है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाएगी और ये सारिफिन के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना भी लेके आएगी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के नए फीचर्स जो हैं वो ट्विटर में मुतारिफ़ किए गए हैं जिसमें
सख्त तनकीद भी की जा रही है। और ये एक और नया फीचर होगा जिसमें तनकीद की जाएगी, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब आप नहीं देखना चाह रहे हो तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको ब्लॉक कर दें, या फिर मोस्टली लोगों के साथ ये भी होता है कि दूसरा अकाउंट अगर उनको तंग कर रहा है या इस तरह की कोई ट्वीट्स कर रहा है तब भी आप ब्लॉक का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वी होप कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आई है या फिर नया एक फीचर आया है तो इसके साथ साथ काउंटर में कोई बेहतरीन चीज़ भी होगी जहाँ पे इसको रिपोर्ट किया जा सके और ऐसे अकाउंट्स जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको ट्विटर से हटाया भी जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि दोस्ती की मिसालें तो हमने देखी हैं, लेकिन अब एक दिलचस्प तरीन सूरत हाल से आपको बताते चलें, और वो ये है कि फ़्लोरिडा में एक घर था और उसमें एक रीछ को जो है वो देखा गया है। और एक खातून जो थी वो अपने घर में बड़े आराम सुकून से घूम रही थी। जब उन्होंने सुबह के वक्त जो है वो दरवाज़ा खोला, अपने कुत्ते के साथ वो घूम रही थी, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर वेलकम करने के लिए उनको एक अदद मेहमान मौजूद था, और वो मेहमान जो था वो काले रंग का रीछ था, जो कि आपको वीडियो में भी नज़र आया। तो आप सोचें कि सुबह सवेरे जब आपको ऐसे सरप्राइज़ मिले तो आपकी क्या हालत होगी। और वही हालत उस खातून की भी थी, थोड़ी सी परेशान होगी, थोड़ी सी वो डर गई और फ़ौरन वो अंदर भागी और उन्होंने जो है वो कोई मज़ाहमत कुछ भी नहीं किया। और ज़ाहिर है डर और खौफ ही इतना था, मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी ऐसे ही करती कि मैं इधर देखती ना बल्कि चीखें मारती हुई भाग जाती। तो खातून ने भी यही किया कि वो खौफजदा हुई और उन्होंने दरवाज़ा फ़ौरन से बंद किया। जो उनके जिस दरवाजे से वो बाहर आई थी वो उन्होंने बंद किया, और बाहर जो एंट्रेंस गेट था उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। तो थोड़ी देर बाद रीच ने ये रियलाइज़ किया कि मैं इंसानों को डराना बंद करूँ और मैं वापस जो है वो अपने इलाके की तरफ चला जाऊँ। तो इसी तरीके से वो भागा निकला और अपनी तरफ चला गया। और इस तरीके खातून ने जो है वो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है और बताया है कि किस तरीके से वो ये मेहमान को देख के हैरान और परेशान होगी। वैसे तो यूजुअली जब मेहमान आते हैं तो हम खुश होते हैं और देखते हैं कि मेहमान जो है वो बाइस रहमत भी होते हैं, बरकत भी होते हैं, लेकिन जब ऐसे मेहमान आ जाए तो ऑफ कोर्स डर और खौफ का शिकार भी इंसान हो जाता है। और अब आपको बताते चलें एआई की टेक्नोलॉजी के बारे में। और एआई की टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम आपको बता रहे होते हैं तो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। और वो स्टोरी ये है कि कल मैं एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी और उसको एक अदद मसला दरपेश आया। मसला ये था कि वो ख़ुद बीमार था और उसने एक असाइनमेंट उसकी इनकम्प्लीट थी। अब उसने एक मज़ीद दूसरे दोस्त को बोला कि यार तुम मेरी असाइनमेंट कंप्लीट कर दो। अब दूसरा जो दोस्त था उसने फ़ौरन लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए मैं परेशान होगी कि यार ये दोस्त तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही अक्लमंद है, इसने मतलब टॉपिक सुना और टॉपिक के ऊपर इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजने शुरू कर दिए असाइनमेंट के लिए। और जितनी देर में मेरी ये परेशानी रही तो इतनी देर में मेरी जो फ्रेंड थी उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये मतलब क्यों इतनी परेशानी का शिकार है। तो उससे मुझसे पूछ लिया कि यार क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि यार इतने इंटेलिजेंट दोस्त के फ़ौरन आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजने शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, ये एआई की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है और चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे जो है ये असाइनमेंट की जा रही। अब ये मसला जो है वो बहुत सारे और तालिब इल्मों के साथ भी, और ये बहुत सारे उस्ताज़ा को भी मसला है, क्योंकि एक जैसी असाइनमेंट्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके सामने आ जाती हैं। तो एक तहकीक हुई है और उसके हवाले से ये बताया गया है कि कॉलेज के तकरीबन 30% तलबा जो है वो गुज़िश्ता साल में स्कूल वर्क करने के लिए या होम वर्क करने के लिए उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। और ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट, अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने कहा है कि आप क्या करें कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी सजेशन दी है। सजेशन ये दी है कि रादर देन के बच्चे जो है वो इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप इसको चैट जीपीटी को और एआई की जो टेक्नोलॉजी है इसको नसाब का हिस्सा बना दें। आप इसको जो है जितना भी आपका करिकुलर है, एजुकेशनल करिकुलम है, उसका हिस्सा बना दें ताकि बाकायदा एक कोर्स के तरीके से इसको पढ़ा जा सके और बच्चे जो है वो इसका मिस यूज़ करने से साइड पे हो जाएं और इसका अगर पॉजिटिव यूज़ है, पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। तो ये एक बेहतरीन सजेशन भी है और बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया में जो है वो चलती जा रही है और अपने कदम जो है वो जमाती जा रही है, तो उस हवाले से बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको बुरा और अच्छा बनाता है। तो इसी तरीके से आप भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीन दहानी ज़रूर कर लीजिएगा कि ना तो फ़ोन बुरा होता है, ना इंटरनेट बुरा है, ना टीवी बुरा है, ना कोई और टेक्नोलॉजी बुरी है। आपका सही और गलत इस्तेमाल जो है वो उसको अच्छा और बुरा बनाता है। आप इस इस्तेमाल को आप देखें कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें। एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रहे, कम यूज़ जो है वो भी बेहतरीन होता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे ख़राब हो जाती हैं। और इसके साथ साथ सुबह पाकिस्तान में हमारे पास और भी गेस्ट होंगे जिनसे हम बातें करेंगे, मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी। लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक लेते हैं।
turn up these lights to kind of show a sudden change of lighting. पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। बात ये होती है कि एंकरिंग क्या है, एंकरिंग क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। हर इंसान के अंदर एक अदाकार होता है, उस अदाकार को रिफाइन कैसे करना है ये हम बताएं। वाह चांद, तुम तो बड़ी पाबंदी से मुनीब से पढ़ने आते हो। मुंह पे की जाने वाली तारीफ खुशामदी कहलाती है। तो क्या दीवार की तरफ मुंह करके आपकी तारीफ करूं? मुझे डर है एक की खुशी कहीं दूसरे का हसद ना बन जाए। हिना कहती है मैंने और खातून ने उसे धोखा दिया है। आप इसको जहन से निकाल, अब वो तुम्हारा बहरा ही बन गया। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से बढ़ गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको पता है यूजुअली हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं जो कि आम रूटीन में हमारे साथ हो रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है कि इनकी बेसिक रीज़न क्या है, क्या कॉज है, किस वजह से जो है ये हमें बीमारी हो रही है। और बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो कि आप उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे आपको वो दर्द जो है वो कॉमन लग रहे होते हैं, जैसे सर का दर्द होगा और या फिर इस तरह के बहुत सारे बॉडी पेन्स हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग थी और हैरान कुन भी थी कि
जो भी इंसान है उसकी टखने और पैर जो है वो कितनी हड्डियों और कितने जो है वो जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि पैर और टखने जो है वो 26 हड्डियों और 33 जोड़ों से जो है वो बने होते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन सी चीज़ थी। और इसके हवाले से और भी हम बात करें तो यूजुअली ख़वातीन जो है वो, अगर मैं देखूँ मेजर फैक्टर जो है वो ख़वातीन के उसमें ये देखा जाता है कि ख़वातीन जब सुबह उठती हैं तो कहती हैं कि पाँव में दर्द है या एड़ियों में दर्द हो रहा है या फिर चलते हुए उनको ये जो है वो इशू सामने आ रहा होता है। लेकिन ये इशू किस वजह से होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोटिस्ट यानी जोड़ों के जो डॉक्टर होते हैं वो, और उनका नाम है जी कामरान सलीम अवान साहब, और इनसे जानेंगे कि ये क्या रीज़न है और ये बीमारी किस वजह से हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको सुबह पाकिस्तान में वेलकम। मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि ये बीमारी जो है वो इसका स्पेसिफिक कोई नाम है जो एड़ियों में दर्द हो रहा होता है और इसकी कॉज क्या है? जी, जो आम तौर पे जो तकरीबन 30% जो विमेन पॉपुलेशन है उनको जो एड़ी में दर्द होता है, जो आम तौर पे ऐसे डायग्नोज हो सकता है कि सुबह के वक्त उनको उठ के काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो बिस्तर से निकलते हुए वो 1000 दफ़ा सोच रही होती हैं कि जी अभी हम निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो उसको प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं। और ये जो मसला है, ये जो पाँव की जो झिल्ली है जो आपकी हील से लेके और आपके जो आगे पंजे हैं वहाँ तक एक पतली सी एक झिल्ली होती है, तो उसके वर्म से जो है ये दर्द होता है, तो इसको प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं और ये हील पेन इसी वजह से होता है। अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले अभी मेंशन किया कि ख़वातीन में ये जो है वो मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसकी क्या वजह है कि स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स में ही क्यों इसकी रेशो हाई है? इसकी कोई ख़ास रीज़न हमें नहीं पता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिकॉज़ जो मर्द हज़रात होते हैं वो अपनी लाइफ में पाँव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनके पाँव के मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो एक तो उनकी बॉडी भी इस तरह नहीं होती है और दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादा पाँव को इस्तेमाल भी नहीं कर रही होती हैं, तो इस वजह से वो मसल्स शायद ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो बाद की जो मसाइल हैं और बाद के जो प्रेशर्स हैं पाँव के ऊपर वो बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। तो सर अगर इसमें ये देखा जाए कि एक फैक्टर मुझे ये भी लगता है, आप मुझे करेक्शन कीजिएगा अगर ये फैक्टर ना हुआ तो, यूजुअली अगर मर्द हज़रात के जूते हम देखते हैं तो एक ही तर्ज के होते हैं, फ्लैट जूते होते हैं। ख़वातीन मुख्तलिफ तरीके के जूते भी पहनती है जिनमें छोटी हील्स भी होती हैं, बड़ी हील्स भी होती हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स और डिज़ाइंस भी होते हैं उनके। क्या ये फैक्टर भी इसमें एड ऑन होता है? गो के ये फैक्टर बेसिकली लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ, लिटरेचर में ये चीज़ लिखी है कि अगर आप पाँव को मिस यूज़ करेंगे तो उससे जो है ये हो सकता है। तो आप जो बात कर रही हैं वो पाँव को मिस यूज़ करने के लिहाज से जो है वो बात दुरुस्त है कि अगर आप जूते मुख्तलिफ चेंज करती रहेंगी बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर है कि पाँव के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से पाँव में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जो आप फ्लैट जूतों की वो बात कर रही हैं, तो फ्लैट जूते बेसिकली अच्छे नहीं होते हैं मेडिकल के लिहाज से। हमेशा हमारे जूते की 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर हील रेज्ड होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्रंट ऑफ द शू, तो हील रेज होनी चाहिए कि ये एक अच्छी चीज़ है। तो मर्द हज़रात के भी जो जूते होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हील का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जब फीमेल्स को ये हील में पेन होता है तो वो आती भी फ्लैट जूतों के साथ है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जाहिर है व्हेन वी आर बेयर फीट वी आर विदाउट एनी हील, तो वो समझती हैं कि अगर हम बेयर फीट चलेंगे तो ये एक नेचुरल पोजीशन के करीब हम चल रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें दर्द में कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको हील थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है, 1.5 to 2.5 तो हर इंसान को रिक्वायर्ड है। और तो अगर हील जो है वो ऑप्टिमम हो तो उसमें आपको प्रेशर कम फील होगा, अगर कम्प्लीटली हील नहीं है तो ये भी अच्छा नहीं है, ना मेल्स के लिए और ना फीमेल्स के लिए। सारा प्रेशर वहाँ कम्प्लीटली फ्लैट जो जूते पहन रही हैं फीमेल्स, ये भी रिकमेंडेड नहीं होते। ठीक है सर, यूजुअली हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी मसला जब हमें आता है स्पेशली पाँव से रिलेटेड, तो हम उसका प्रेफरेबल जो सोल्यूशन देखते हैं वो ये होता है कि या तो हम मसाज के लिए जाएं या हम कहीं ना कहीं से इसकी ऑयलिंग करवा लें, इस तरह से कोई भी घर पे रह के कोई ना कोई इसका सोल्यूशन देख लें। क्या ये प्रेफरेबल है या फिर प्रॉपरली मेडिकेटेड ट्रीटमेंट ज़रूरी है? देखिए, पाँव के दर्द मुख्तलिफ तर्ज के होते हैं। अब अगर एक पाँव का दर्द ऐसा है कि जो आपको सोने भी नहीं दे रहा, हम मेडिकल की ज़ुबान में दर्द उसको कहते हैं जो आपको सोने ना दे या नींद से जगा दे। ठीक है। दर्द की वो इंटेंसिटी, अगर आपके पाँव में एक
पूरा दिन अगर आप खड़े रहे हैं या पूरा दिन आप चलते रहे हैं या आपने ट्रैकिंग की है, आपने रनिंग की है, तो ऑटोमेटिकली पाँव के ऊपर तो पाँव में तो पेन होगा। लेकिन अगर वो पेन ऐसा है कि आप मसाज करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, या आप सो जाते हैं तो सुबह आपको नहीं हो रहा कोई पेन, तो ये मेडिकल ग्रेड पेन नहीं है। मेडिकल ग्रेड पेन वही होगा जब आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि अब मैं पाँव रखूँगा या रखूँगी तो अब मैं पाँव नहीं रख सकती ज़मीन पे, तो ये एक मेडिकल ग्रेड पेन है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि मसाज पाँव का जो है, जो आप मैनुअल मसाज करते हैं तेल वगैरह के साथ, वो नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी केस में। ठीक है, वो आप अगर टाइम टू टाइम करवाते रहें तो इट्स गुड फॉर योर फीट। अच्छा सर, बताइएगा कि प्लांटर फासाइटिस की जैसे आपने कहा कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होना लाजमी है, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस पाकिस्तान के स्टाइल में और जो बाहर दुनिया का आजकल मॉडर्न जो स्टाइल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये हो गया कि बाहर के मुल्कों में जो डॉक्टर्स हैं वो पहले कोशिश करते हैं कि मेडिसिन या सर्जरी के अलावा जो इंटरवेंशंस हैं वो पहले इस्तेमाल की जाएं और उनको पहले एग्जॉस्ट किया जाए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कमिंग टू मेडिकेशन इमीडिएटली। तो आमतौर पे जो भी पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास प्लांटर फासाइटिस के साथ, वो तो अपने पेन के सिम्टम के साथ आएगा कि मुझे पेन है बहुत ज़्यादा। तो होता ये है कि डॉक्टर्स मेडिकेशन वाली साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है, जबकि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम इस लिहाज से है कि आपकी एग्जैक्ट हील में जहाँ पे वो झिल्ली आपकी हील के साथ कनेक्ट हो रही है, वहाँ पे चलने से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हमने बेसिकली उस प्रेशर को हटाना है वहाँ से। तो हम ख़ास किस्म के ऑर्थोटिक्स होते हैं जिसको आम ज़ुबान में पतावे कहते हैं, तो आप वो बनाती हैं, ठीक है, और वो डुअल डेंसिटी होते हैं इस लिहाज से कि उसमें 2 तरह के फोम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्ड फोम भी होता है कि वो उस जगह पे हार्ड फोम इस्तेमाल किया जाता है कि जिन जगहों के ऊपर दर्द नहीं हो रहा, और फिर सॉफ्ट फोम उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे दर्द होता है। तो इस तरह के वो जो हील है वो हवा में एक तरह से रहती है और आपका जो एरिया पेन वाला है वो सॉफ्ट वाले एरिया के अंदर जो है वो होता है, तो जिस वजह से पेन ख़त्म हो जाता है। हम ऑर्थोटिक्स देते हैं जब पेशेंट्स को, तो मैंने खुद नोट किया कि 3 से 4 दिन में पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम 6 महीने से इस पेन में हैं, 1 साल से इस पेन में हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक नहीं है तो इसमें सालों गुजर सकते हैं पेशेंट्स, सालों गुजर सकते हैं और ये प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और एक और क्वेश्चन भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यूजुअली जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको कोई पेन या इस तरह से कुछ भी नहीं है, वो प्रिकॉशन के तौर पे नी जो पैड्स हैं या फिर हील पैड्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या वो प्रिकॉशन बेहतर है और उसके इस्तेमाल से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता? जो भी चीज़ आप जूतों के अंदर सॉफ्टनेस और वो क्रिएट करेंगी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है आपके पाँव के ऊपर, ठीक है। इस केस में तो द मोर द मैरियर, मतलब जितना आप अपने पाँव की केयर करेंगे उतना अच्छा है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि पाँव के 60% जो प्रॉब्लम्स हैं वो गलत जूतों के इस्तेमाल से हो रहे हैं दुनिया में। ये भी मैं आपको 60%, अगर हम अच्छे जूते इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम तकरीबन 60% बीमारियों से बच जाएंगे। और अच्छे जूते की डेफिनेशन क्या है? अच्छे जूते की डेफिनेशन ये है कि एक तो उसमें 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर हील डिफरेंस होना चाहिए। आपका जो पंजा है और आपके जो पीछे हील है उसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर्स का जो है ना वो फ़र्क होना चाहिए। हील, हाँ जी, ऊपर होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपके जो टोज़ हैं, जो आगे आपकी उंगलियां हैं पाँव की, वो क्रैम्प नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि विमेन शूज़ के अंदर, औरतों के जूतों के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आगे, ठीक है, पॉइंटेड हो जाती हैं आगे से, तो उसकी वजह से उंगलियां इकट्ठी होने और उसकी वजह से जब उंगलियां इकट्ठी होती हैं तो उनको बनियंस का जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये है कि वो आगे से जो है इतना स्पेस होना चाहिए कि सारी की सारी उंगलियां आराम से जो है उसके अंदर आ जाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि उसका जो नीचे का एरिया है वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि वो आपके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। और ज़ाहिर है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स बचपन से हैं, जैसे फ्लैट फुट होता है, बचपन से होता है, तो वो 2 से 3 साल की उम्र में अगर बच्चे का रूटीन चेकअप किया जाए तो उसमें डायग्नोज हो जाना चाहिए। यूरोपियन ममालिक के अंदर ये है कि जब आप बच्चे को इवन बुखार के साथ भी
2 साल की उम्र अगर उसकी होगी तो उनका प्रोटोकॉल है कि वो चेक करते हैं और जो है वो बच्चे को फ्लैट फुट के लिए ऑर्थोटिक्स दे देते हैं। तो ये तो एक साइड होगी कि ठीक है। सो ये फ्लैट फुट जो है इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि फ्लैट फुट क्या है और इसके डायग्नोसिस जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त लेंगे अब हम न्यूज़ ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्लांटर फैसाइटिस की, जिसको आम ज़ुबान में एड़ी का दर्द भी कहा जाता है। इसकी कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये होती है और क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो इसमें फेस करने पड़ते हैं लोगों को और इसको किस तरीके से ट्रीट भी किया जा सकता है। इसके हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑर्थोटिस्ट कामरान सलीम अवान साहब। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फ्लैट फुट के बारे में कि फ्लैट फुट क्या होता है। ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा कि इसकी क्या इंडिकेशन है कि आप किस तरीके के पाँव की जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लैट फुट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अच्छा, फ्लैट फुट बेसिकली हमारे पाँव के अंदर हमारे वज़न को सहने के लिए कुदरत ने ऑलरेडी आर्च स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो पुल होते हैं उनके नीचे जो पत्थर होते हैं वो आर्च की तरह से होते हैं। इसी तरह हमारे पाँव के अंदर, जैसा कि आपने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 26 हमारी बोन्स हैं, तो उनमें से कुछ बोन्स जो होती हैं वो आर्च की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं और हमारे पाँव में 3 आर्चेस हैं। 2 जो हैं वो लंबूतरी हैं, मतलब इस तरह से हैं, और एक फ्रंट से नज़र आती है, ट्रांसवर्स आर्च होती है। ठीक है, तो अभी एक साहब थे, वो ट्रांसवर्स आर्च का ही उनको प्रॉब्लम था, तो वो कह रहे थे कि मुझे दर्द है। तो ये जब ट्रांसवर्स आर्च जब ये बैठ जाती है तो आपके पाँव के अगले वाले हिस्से में आपको दर्द होता है। खैर, इन आर्चेस के बैठने को हम फ्लैट फुट कहते हैं। ठीक है। फ्लैट फुट जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है हेरिडिटरी, जो कि माँ बाप से जीन्स में आता है, ट्रांसफ़र होता है, और एक होता है डेवलपमेंटल, जो कि आपकी इन्वायरमेंट की वजह से, आपके चलने की वजह से, आपके मुख्तलिफ अवामिल जो कार फरमाएँ आपके पाँव के ऊपर, जूतों की वजह से। मैंने बताया कि 60% जो मसला है वो जूतों से ही होता है, तो उस वजह से होता है। तो फ्लैट फुट जो है वो बच्चा जो है वो माँ के पेट से ऑलरेडी फ़ैट लेके आता है अपने पाँव के अंदर, तो 2 साल तक जो है हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का पाँव फ्लैट ही नज़र आता है 2 साल तक। तो जब बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप बच्चे को खड़ा करके जो है वो फ्लैट फुट देख सकते हैं। और फ्लैट फुट, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फ़्लैट फुट कभी भी पाँव को हवा में रख के चेक नहीं होता। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जब लोगों को बताया जाता है कि जी आपको फ्लैट फुट है, तो वो पाँव इस तरह उठाते हैं और कहते हैं मेरी तो आर्च है जी। ठीक है, हाँ, exactly. लेकिन जब आप खड़े होते हैं, जब आपकी आर्च पे वज़न पड़ता है तो आपकी आर्च बैठ जाएगी, जिसको फ्लैट फुट कहेंगे। ठीक है, तो इसको हमेशा खड़े होके जो है वो चेक किया जाता है। इसी तरह जो जूतों की वेयर एंड टेयर है आपकी फ्लैट फुट की वजह से, जूते आमतौर पे अंदर वाली साइड से घिसेंगे आपके, तो वो भी आप चल के ही चेक कर सकते हैं, खड़े होके आपने नहीं करना है। ठीक है, तो फ्लैट फुट मैंने बताया कि आर्चेस का बैठ जाना है 2 साल की उम्र में जो है ये डायग्नोज हो जाता है। इसको अवॉइड किस तरीके से किया जा सके? क्या इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से इससे बचा जा सके? देखें, अगर आपको कॉन्जेनिटल फ्लैट फुट है तो वो तो आपको है, ठीक है। अब होता ही है कि जिन बच्चों को बचपन से फ्लैट फुट होता है, अगर वो बाकायदा इन सोल्स और अच्छे जूते न पहने तो उसका नुकसान उनको ये होता है कि उनको जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है, आर्थराइटिस, वो उनके टखनों में, उनके घुटनों में, उनकी हिप्स के अंदर वो जल्दी हो जाता है। रिसर्च ने ये शो किया है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। दूसरे लोगों को लगभग 40 की उम्र में ये स्टार्ट होता है, लेकिन इनके केस में जिन बच्चों को फ्लैट फुट होता है वो तकरीबन 32 से 34 साल की उम्र में, तकरीबन 6 से 8 साल पहले उनको आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है सर, आप थोड़ी देर पहले इंसोल्स की बात कर रहे थे कि जिन लोगों को प्लांटर फैसाइटिस होता है वो इंसोल्स का इस्तेमाल करें, या फिर जिनका फ्लैट फुट है वो भी इंसोल्स इस्तेमाल करें, और आपने कहा कि 3 से 4 दिन में इंसोल्स बन जाते हैं। अब ये बताइएगा कि कितने अरसे में जो है ये रिकवरी हो सकती है इससे? कुछ लोगों की, मतलब ऑफ कोर्स वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैक्टर भी वो करता है, इफेक्ट करता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो क्या रेंज है जिसमें रिकवरी जो है वो पॉसिबल है? देखें, प्लांटर फैसाइटिस तो जाहिर है किसी भी वजह से, वज़न की वजह से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपने पाँव पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जिसकी वजह से हील पे वर्म हो गया है और अब आपको जो है वो दर्द हो रहा है और इन्फ्लेमेशन है और आप चल नहीं सक रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है हमने वो वाले अवामिल कार फरमा होने से बचाना है,
हील के ऊपर जो कि ऑलरेडी इस वक्त कार फरमाया आपके पाँव के ऊपर, तो उसके लिए ये होगा कि जब इंसोल बन जाएगा तो ऑलरेडी वो प्रेशर ऑफलोड हो जाएगा। तो वो प्रेशर जब ऑफलोड हो जाएगा तो दर्द से आराम तो तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है पेशेंट को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करके छोड़ देना है उसको। आपको कम से कम वो 6 महीने से 1 साल तक वो इंसोल इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद दोबारा आप मुआलिज के पास आएंगे और फिर वो ऑर्थोटिस्ट जो है वो आपके फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको आगे ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि महीने 2 के अंदर आराम आ जाता है और पेशेंट समझते हैं कि फुल रिकवरी हो गई और वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और फिर वो 5-6 महीने के बाद आते हैं, उस वक्त तक इंसोल जो है वो 1 साल पुराना हो चुका होता है। फिर वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी वो शुरू में हुआ था जी फ़ायदा, लेकिन अब दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर एक ही वक्त में जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, डू इट स्लो एंड डू इट राइट। तो पूरी थेरेपी करें, 6 महीने से साल तक उस इंसोल का इस्तेमाल करें। वो बनता भी एक ही दफ़ा है, 6 महीने से साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू गो कि आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, फ्लैट फुट की जो आप बात कर रही हैं, फ्लैट फुट मैंने आपको बताया कि उसमें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो आपने इंसोल जब पहन लिए, जब आपका ऑर्थोटिस्ट आपको इंसोल बना के दे देता है, तो आपका पाँव नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। तो अब ये है कि जब तक आपका स्केलेटल डेवलपमेंट आपकी है तकरीबन मर्दों की एज में, मर्दों के केस में तकरीबन 16 से 18 साल तक, फीमेल में भी तकरीबन इतनी ही एज तक वो इंसोल आपको पहनने पड़ेंगे। इंसोल को पहनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि लॉन्गर जो है वो पीरियड्स के लिए आपको खड़े नहीं रहना, आपको एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू सो मच कामरान सलीम साहब, इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए। और स्पेशली इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम यूजली जो छोटे मोटे पेन्स होते हैं इनको निगलेक्ट कर देते हैं और वो लीड करते हैं आपकी बड़ी बीमारियों की तरफ। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी टिप देने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी तख्लीकी सलाहियतों को और जो आपकी काबिलियत है इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन
factor, fun factor, fun factor. एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और यूजुअली जब हम लोगों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ना एक आर्टिस्ट मौजूद होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से जो है वो उसको हाईलाइट किया जाए या अपनी वो साइड जो है वो किस तरीके से उभार के निखार के सामने लाई जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तख्लीकी सलाहियात और जो जितनी भी आपकी काबिलियत है उसको सामने लाया जाए और उसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके, तो उसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और अपने कैरियर में किस तरीके से आप जो है वो इसी फैक्टर को लेके तरक्की की राहों पर गामजन हो सकते हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं HOD स्कूल फॉर डिज़ाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आर्ट एंड डिज़ाइन की जो कैटेगरी है इसकी अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्चुअली अब तो एक बहुत इसका वाइड समझ लें अम्ब्रेला बन चुका है, क्योंकि जिस ज़माने में हम बात करते हैं, मैंने ग्रेजुएशन की थी, मेरे ख्याल में बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन इट वाज 1987 दैट आई ग्रेजुएटेड। एंड उस ज़माने में बेसिकली फ़ाइन आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइन या इस तरह की 2-3 चीज़ें होती थी, टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो लेकिन और NCA वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम। बट आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जो हमेशा याद रखें कि टेक्नोलॉजी लीड करती है, बिल्कुल ऐसे, एंड देन आर्ट एंड डिज़ाइन उसके साथ डिफरेंट शक्लों में मॉडिफाई होता है। तो उसी तरह से अब तो मेरे ख्याल में जिस स्कूल में का आपने तारुफ कराया, मेरा पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे हम 9 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि जो टोटली एक डिफरेंट ऑप्शन है वो है गेम और एनिमेशन डिज़ाइन, जो कि आज तक पहले तो एज अ डिग्री प्रोग्राम कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट यस, जो ट्रेडिशनल फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, इवन आर्किटेक्चर, बट गेम और एनिमेशन का आने का रीज़न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। ठीक है। वैसे तो अब हर फील्ड और हर आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड के अंदर विदाउट टेक्नोलॉजी आप आगे जा ही नहीं सकते। ऐसे ही। तो उस प्रैक्टिकलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों ने रियलाइज़ किया है। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एटलीस्ट मैंने कंसिडर किया था, क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि मैं कोई 35 साल से आर्ट एंड डिज़ाइन के एजुकेशन से, और मेरी स्पेशलाइजेशन अब कोर्स डेवलपमेंट या कैरिकुलम डेवलपमेंट है। ठीक है। उसमें अब कैरिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हमें ये देखना पड़ता था पहले कि इसको नौकरी मिलेगी बच्चे को कि नहीं, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया। मेरा लाहौर छोड़ के पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट आने का बेसिक रीज़न ही ये था कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बच्चों को नौकरी के लिए नहीं तैयार कर रहे, हम उनको बिजनेसेस के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा बच्चा पहले सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना शुरू कर देता है। और ये अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस तरफ जाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि बच्चा ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल वी ऑफर समथिंग लाइक 500 आवर्स ऑफ इंटर्नशिप। 500 आवर का मतलब ये है कि हर साल बच्चा जो है इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा होगा। तो ये एक ह्यूज चेंज है जो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं एजुकेशन के अंदर। सही, यूजुअली अगर हम देखें तो पेरेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी कोई स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं हमारे पास जो कि पेरेंट्स की टारगेटेड होती हैं कि हमारे बच्चे इन्हीं फील्ड्स में जाएं। लेकिन आर्ट एंड डिज़ाइन की अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्यों ज़रूरी समझते हैं कि आजकल के नौजवान को इसकी तालीम देना ज़रूरी है? वो एक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अभी तक एग्जिस्ट करता है, हमारे टाइम से लेके और अब तक। एक्चुअली उसके पीछे जो थॉट है ना वो ये होती है, फॉर एग्जांपल लड़कियां के सेफ समझा जाता है कि वो जिस जॉब में जाएंगी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या इंजीनियर,
तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी का कंसर्न होता है। एक क्लियर फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है। क्लियर फ्यूचर नज़र आता है, प्लस जो सोसाइटी के अंदर इश्यूज हैं लड़कियों का बाहर निकलना, स्पेशली लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बस एक कॉन्सेप्ट फंसा हुआ था कि इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है, मेरी क्लास में सोया होता था। तो मैंने एक दिन उसको जगाया, मैंने कहा भाई तुम आते हो क्लास में सो जाते हो? तो सारी क्लास ने कहा सर ये तो रात को जॉब करता है, इसके क्लाइंट्स अमेरिका में बैठे हूँ। मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो हमने कहा चलें आके हमें बताएं कि वो कैसे कर रहे हैं आप। तो पता लगा कि जी वो ऑनलाइन काम कर रहा है और 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये है फ्यूचर, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंसर्न है बच्चों के, मतलब नेचुरली चाहे हम बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, कंसर्न तो ये होता है घर से निकलता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अनसर्टन सिचुएशंस ये वो अपनी जगह पे। अब बच्चे अपने घर में बैठे होते हैं, पूरी रात बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो क्या है? ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग जिसको कह रहे हैं। अब इसका मतलब फ्रीलांसिंग की मार्केट सिर्फ पाकिस्तान तो है नहीं। पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर पाकिस्तान में गेम डिज़ाइन, एनिमेशन डिज़ाइन या आर्ट एंड डिज़ाइन का क्या स्कोप है? तो हम कहते हैं अब आपने पाकिस्तान या इस तरह की चीज़ कंसिडर ही नहीं करनी है। इंटरनेट के आने के बाद इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग। आपके 1 बिलियन लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जो ही कोई जॉब निकलती है और आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो वो जॉब के लिए आप बिड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये फोटोग्राफी करके देनी है, तो मुख्तलिफ लोग जो उस पर बैठे होते हैं और आपका पोर्टफोलियो साथ होता है। जो ही आप बिड करते हैं, अगर आपको काम मिल जाता है गिवन टाइम के अंदर आपने काम करके देना और उसकी पेमेंट्स आपको मिल जाती है ऑनलाइन। एग्जैक्टली ऐसा ही। सर जिस तरीके से आप गेमिंग की बात कर रहे हैं आर्ट एंड डिज़ाइन की अम्ब्रेला के अंडर, तो अब आप देखें कि आजकल हमारे पास एआई की टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सामने आती जा रही है और पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता जा रहा है। क्या इसको हम इससे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि आर्ट एंड डिज़ाइन में जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो एआई की टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर हो सकती है? अब मैं तो इसको ये कहूँगा कि हर तरफ ना सिर्फ आर्ट एंड डिज़ाइन बल्कि हर जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जहाँ पे एजुकेशन आप देना चाहते हैं, एआई इज़ लाइक फ्यूचर। मैं नहीं कहूँगा, हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे देखें ना, आप जो ही मोबाइल पे फेसबुक पे स्टेयर करते हैं और वह क्या निकलता है, आपकी चॉइसेस निकलना शुरू हो जाती है। आपकी चॉइसेस निकलना शुरू, कई दफ़ा तो आप सोचते हैं और निकल आते हैं। कई दफ़ा आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है और वो सारे उसके साथ के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो दिस इज़ लाइक एंड एआई इज़ नथिंग बट डेटा बेस्ड उसकी ओरिएंटेशन है कि वो आपकी ऑटोमेटिकली चेक करता है और वो डेटा के थ्रू आपको एक पाथ देता है। अब मैंने ये भी देखा है कि नेचुरली उसमें ये नहीं, जब एक ज़माने में कंप्यूटर आया ना, लोगों ने कहा कि जी लो जी अब तो नौकरियां ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नई टेक्नोलॉजी आपके हाथ आई, आप वहाँ पे काम करना शुरू हो गए, सिर्फ आपने अपने टूल्स चेंज किए। तो इसी तरह एआई के आने से इंसानों को, हाँ मैंने देखा है कि अब तो अनाउंसर्स एंड एंकर्स भी एग्जैक्टली बैठे, बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको रिप्लेस कई और चीज़ों पे हो जाएगा। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं तो उसमें हज़ारों नई पॉसिबिलिटीज़ निकल आती हैं। यस, एआई इज़ पार्ट ऑफ आवर कैरिकुलम, ठीक है। गेम एनिमेशन की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर तो ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल था। सर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एआई की टेक्नोलॉजी बेहतरीन है और इसका इस्तेमाल जो है, आपने जिस तरह से कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी या एनिमेशंस होगी या आपकी जो फिल्म मेकिंग है या गेम्स हैं, इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अब हम आजकल जिस चीज़ पे बड़ा पाकिस्तान की हुकूमत का भी फोकस है वो ये है कि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो दी जाए। क्या समझते हैं कि आज के दौर में स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है और हमारे नौजवान को सीखना क्यों ज़रूरी है? स्किल बेस्ड के अलावा अब तो कोई चारा ही नहीं है। मेरा सिंस आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 50 years नाउ, लेकिन एज सून एज इस यूनिवर्सिटी पाक ऑस्ट्रिया का मुझे पता लगा एंड मेरी बात हुई वाइस चांसलर से, रेक्टर से, तो ये जो पॉइंट था ना, इसका स्कोप ही स्किलिंग पाकिस्तान है। तो क्या हुआ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मेरी पैरिटी बन सकती है, क्योंकि NCA के अंदर भी एजुकेशन का स्कोप ये है कि 70% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड 30% थी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो स्किल्स के अलावा, जिस तरह मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, एक सर्टन स्किल सेट आपको चाहिए
जिसके थ्रू आप दुनिया में काम कर सकते हैं, और वो स्किल सेट आपको टेक्नोलॉजी दे रही है। ये ट्रेनिंग्स अब बहुत ज़रूरी है, हमें रीथिंक करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। मैं तो इस मामले में बहुत रेडिकल हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अगर ड्यूरिंग द स्टडीज़ 2 साल के बाद बच्चा अपना एक प्रोडक्ट बना लेता है तो उसको डिग्री दे दें। हाँ, हम फॉलो करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, 18 वीक की ट्रेनिंग उनको फॉलो करना जरूरी, लेकिन वो टाइम, मुझे याद है कि फ्रांस में एक उसका है स्टूडियो 67 या इस तरह का कोई नाम है, वो उसके एंट्रेंस के लिए, दाखिले के लिए आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, आप अपने आइडियाज़ लेके वहाँ जाते हैं, ठीक है, और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। वो डिग्री देते ही नहीं है। वो कहते हैं आपके पास आइडिया है, आप आ जाएं हमारे पास। वो नहीं पूछते आपने एमए किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, एफए किया हुआ है, कितने नंबर है। लकीली इनफ एक अमीर आदमी मर गया था और उसने बहुत सारे पैसे छोड़ के चला गया, तो उस पे उसने एक स्टूडियो बन गया। अब उस स्टूडियो के अंदर एक ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, वो इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, चाहे वो गेम है, चाहे वो एप्स हैं, चाहे वो आईटी के सोल्यूशंस हैं, वो बैठ के वहाँ पे काम करते हैं ग्रुप्स में और वो मार्केट कर देते हैं। वंडरफुल। अब उसकी कोई डिग्री नहीं देता उनको, लेकिन सक्सेस क्या है, मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनीज चल रही होती हैं। तो हमें, वो तो खैर बहुत एक्सट्रीम है, हम पता नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, बट मेरा नहीं ख्याल कि हम क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते। हम इसलिए आइडिया को लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली भैया, वो एक सस्टेनेबल आइडिया होना चाहिए ना। वो सस्टेनेबल आइडिया ये है कि वो जिस चीज़ से अर्न करें उसका हिस्सा उस इंस्टीट्यूट को दें। अभी रिसेंटली हमने एक इनोवेशन सेंटर अपनी स्कूल के अंदर बनाया, मोस्ट प्रॉब्ली महीने 2 महीने में वो ऑन हो जाएगा। वहाँ पे हम मौका देते हैं स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट के, बल्कि कोई भी स्टूडेंट जिसके पास कोई आइडिया है वो हमारे पास आ जाए। हम मेंटोरिंग करते हैं, उसके लिए फाइनेंसेस ढूंढ के दे सकते हैं। ये मोटो तो हमारे पूरे गाइडलाइन आप उसको देते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट का मोटो ही है कि वो फंडिंग देते हैं, मेंटोरिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसके अंदर बेस्ट मशीन्स, हमने टेक्नोलॉजी बेस्ट रखी हुई है। अभी हम काम कर रहे हैं एनिमेटेड फिल्म्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर, इवन 2-3 आइडियाज़ हैं बड़े एक्साइटिंग किस्म के। हाउस इन अ बॉक्स आर्किटेक्चरल का एक प्रोजेक्ट है कि आप जाएं और विद इन से आधे घंटे के अंदर आपका घर तैयार हो, जो कि ना उसको बिजली चाहिए ना। तो इस तरह के रेडिकल आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं। सर, इस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने भी चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नौजवान जो है वो इतने क्रिएटिव माइंडेड हैं कि अगर उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए या एक गाइडलाइन दे दी जाए तो अपना रास्ता आगे खुद निकाल लेंगे। सर, अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा अपने रिवाइवल की तरफ आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू होगी। ऐसी मूवीज़ जो कि इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाती जा रही हैं। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़िल्म मेकिंग का फ्यूचर क्या है? देखें, प्री हिस्टोरिक ज़माने से गवर्नमेंट स्पॉन्सर एंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो वर्क फोर्स काम क्या करेगी? आप उस थके हुए दिमाग के साथ कितनी देर बर्दाश्त कर सकेंगे? तो एंटरटेनमेंट का तो फुकदान इतना ज़्यादा है और इतना बड़ा गैप है कि हमें उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें फ़िल्म जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब तो आपको पता है ना, फिल्म मोबाइल्स के ऊपर लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिनेमाज 2x की स्पीड से भी देख लें। बिल्कुल। तो जो एजुकेशन है, इसको हम कहते हैं नेचुरली फिल्म, गेम की जब हम बात कर रहे थे, एनिमेशन, ये सारे के सारे एंटरटेनमेंट के ज़राए हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल कुल्फ़ी खाना भी एंटरटेनमेंट है। आप हफ्ते में एक दफ़ा कहते हैं चलें जी आज कुल्फ़ी खा के आ जाए। वो इसलिए हर वो चीज़ जो आपको बोरिंग रूटीन में से निकालती है वो एंटरटेनमेंट है। अगर वो बोरिंग रूटीन ज़्यादा देर जारी रहेगी तो इसका मतलब है कि आपकी काम करने की ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये तो स्टेट को करना भी चाहिए। नहीं, हर चीज़ स्टेट तो नहीं कर सकती। लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कितना बड़ा गैप है कि आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली वो एक पूरी इंडस्ट्री है जिसके पीछे डिज़ाइनर्स, जिसके पीछे हम आप जैसे लोग, एंकर पर्सन्स, एक्टर्स, कितनी ह्यूज हम इकोनॉमिक किस्म की एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के बगैर तो मैं तो अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि 3 चीज़ें जिसके थ्रू हम सब कुछ बेच सकते हैं, सब कुछ सेल कर सकते हैं, आइडियाज़ बेच सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं। 3 चीज़ें होनी चाहिए। और वो 3 चीज़ें क्या? 3 चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब ये हमें रीथिंक करना है यहाँ पे भी।
आपको पता है कि ह्यूमन अटेंशन टाइम कितना रह गया अब कम होते होते। एग्जैक्टली ये चीज़ बड़ी फोकस वाली है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम अपनी एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं ढूंढ रहे होते और किस तरीके से हम बाकी चीज़ों में इतने इंडल्ज हैं कि अपनी एंटरटेनमेंट को जो है वो बिल्कुल हम भूल चुके हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, इन लोगों को इतनी अवेयरनेस देने के लिए, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को अवेयरनेस देने के लिए कि किस तरीके से वो अपना इनपुट जो है वो डाल सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और आर्ट एंड डिज़ाइन में। आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके के यंगस्टर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और अगर हम बॉक्सिंग की बात करें या किसी भी और खेल की बात करें तो पाकिस्तानी नौजवान जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं और अपना नाम भी रोशन करते जा रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान हैं तो इतना कैलिबर रखते हैं कि जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में, किसी भी हिस्से में जाएंगे तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मोहम्मद अबू बकर महसूद से, जिन्होंने शाम के तुराब नसीना का मुश्किल तरीन गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और रिकॉर्ड क्या है, जिस हवाले से आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूं कि इन्होंने 3 मिनट में 219 स्क्वाट्स किए थे। और अब जो रिकॉर्ड टूटा है, अबू बकर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो ये है कि 3 मिनट में 239 स्क्वाट्स करके उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और अच्छा खासा गैप है, मतलब तकरीबन 20 स्क्वाट्स का गैप है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अबू बकर की वीडियो जो है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर भी है, लेकिन अबू बकर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था और किस तरह का ये जो उनका रिकॉर्ड था ये कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे वो जो है वो किन रिकॉर्ड्स की तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारकबाद कि आपने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दूसरा ये बताइएगा कि जीत की खुशी कैसी थी? वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया। जीत की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, सारे घर वाले भी और दोस्त वगैरह सारा खुश है इस रिकॉर्ड से जो हमने। बकर, आप इरफान महसूद के स्टूडेंट हैं और आप लोगों का जो ग्रुप है वो जिस तरह से देखा जाए तो आप लोग गिनीज़ रिकॉर्ड्स की तरफ ही आप लोगों का फोकस है। क्या यही आप लोगों ने फ़िलहाल माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ते जाएंगे, या बाकी भी खेल में आपके कोई और अज़ाइम है कि आप उसको भी पूरा करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्लब के तकरीबन 15 लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और वो बाकी MMA गेम फाइट भी कर रहे हैं, फाइटर्स भी है, बॉक्सिंग के भी खिलाड़ी हैं हमारे पास, जैसे अभी हो गए बड़े बड़े फाइट किए। ठीक है अबू बकर, ये बताइएगा कि इस रिकॉर्ड के लिए आपने कितना अरसा पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो करनी इसके लिए ज़रूरी थी? क्या आपने हेल्थ की अपने ख्याल रखा या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपने इसके साथ शामिल की? ये कि देखिए इस रिकॉर्ड पे तकरीबन मेरा 3 से 4 महीने प्रैक्टिस किए मैंने इस रिकॉर्ड पे। ये बहुत मुश्किल रिकॉर्ड था, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। अच्छा अबू बकर, आपने जिस तरह से कहा कि 3 से 4 महीने लगे आपको इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद बिलाखिर आपने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, तो ये बताइएगा कि आप अपने लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मुश्किल है तो ऑफ कोर्स अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इसके लिए ज़रूरी होगा। जी इसके लिए देखिए डाइट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ सपोर्ट थोड़ी कम होती है क्योंकि हम एक ऐसी जैसे लोकल होते हैं, ऐसी जगह में रह रहे, सपोर्ट भी कम होती है इधर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। अच्छा अबू बकर, ये बताइएगा कि आप क्या स्कूल या कॉलेज भी जा रहे हैं, अपना कोई एजुकेशन का सिस्टम जो है वो भी इसके साथ साथ चला रहे हैं? और अगर चला रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं कि एक तरफ आपका शौक भी चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी तालीम जो है वो भी इफेक्ट नहीं हो रही? जी बिल्कुल, मैं गुमल यूनिवर्सिटी डर इस्माइल खान में स्टडी कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर सेकंड टाइम गेम को थोड़ा टाइम देते हैं, बस मैनेज कर लेते हैं। अच्छा अबू बकर, ये बताइएगा कि घर में आपके अलावा भी कोई है जो इस रिकॉर्ड की तरफ जो है वो माइल होना चाह रहा है और वो ये इरादा रख रहा हो कि आपका रिकॉर्ड अगली बार वो तोड़े? ये मेरा छोटे भाई है, उनका बहुत शौक है कि यही गेम करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इंशाल्लाह वो भी, अभी मैं इनको एडमिशन दूंगा और इनको भी अपने साथ में यही गेम ट्रेनिंग करवाऊंगा।
ग्रेट। अच्छा अबू बकर ये भी बताइएगा कि आगे आप किन गोल्स की तरफ जो है वो नज़र जमाए बैठे हुए हैं कि आपने आगे कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है या कौन सा मज़ीद रिकॉर्ड बनाना है? देखिए ये इसी तोराब निशाने का एक दूसरा रिकॉर्ड है जिसने 1 मिनट में 84 स्क्वाट्स किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी अप्लाई किया है, इंशाल्लाह वो भी तोड़ूंगा और बाकी 2-3 और रिकॉर्ड्स भी है, इंशाल्लाह उनके लिए भी मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह वो भी अपने नाम कर लूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अबू बकर हम दुआ करते हैं कि आपका ये जो विश है ये पूरी हो। अच्छा अबू बकर ये बताइएगा कि स्क्वाट्स के लिए आप जो प्रैक्टिस करते हैं, स्पेसिफिक जो प्रैक्टिस होती है, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? मतलब अगर व्यूअर्स को आप गाइड करें, क्योंकि मैंने जितना सुना है तो स्क्वाट्स को आप एक एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं, लेकिन आपने उसको एज ए रिकॉर्ड जो है वो लिया है, तो क्या चीज़ इसमें मुख्तलिफ थी? देखिए इसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है पहले तो, और फिर खुराक भी चाहिए होती है और यही चीज़ें तकरीबन ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा अबू बकर ये भी बताइएगा कि एक दिन में आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, तो एक दिन में आपका कितना टाइम है, 1 घंटा है या आधा घंटा, कितना टाइम स्पेन है जो आप इसको देते हैं? हम तकरीबन असर से लेकर इशा तक हम प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लब में। तकरीबन 2 से 3 घंटे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस दिन। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपकी प्रैक्टिस होती है इस चीज़ की। अच्छा अबू बकर ये बताइएगा कि इसके अलावा आप कोई खेल खेलते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो कि आपको फ्री टाइम में जो है वो आप उसको खेलना पसंद करते हैं? नहीं, फिलहाल तो इंशाल्लाह इसी में ही इंटरेस्ट है और इंशाल्लाह इसी में आगे जाने का इरादा है। ठीक है। अच्छा अबू बकर ये बताइएगा कि कोई और बच्चे जो कि आपसे सीखना चाह रहे हों या फिर इसी रिकॉर्ड की तरफ आना चाह रहे हों, तो वो क्या प्रैक्टिस करें या फिर किस तरीके से जो है वो अपना नाम बना सकें इसमें? इसके लिए तो देखिए क्लब ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत लगता है, इसके लिए टाइम ज़रूरी होते हैं, इसलिए किसी क्लब को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है इसी के लिए, ताकि वो मुसलसल इसको टाइम दे। ठीक है, यानी प्रॉपर गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है और आप उसके बगैर जो है ये नहीं कर सकते। अबू बकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरह के नौजवान लोग जो इस वक्त देख रहे हैं या फिर आपको सुन रहे हैं? बस इनके लिए यही मैसेज है कि इसी गेम को के अंदर आए, इसी के अंदर आए, ये फिटनेस के लिए भी अच्छी है और वैसे मुल्क के तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है यही गेम, इसी के अंदर आए ये। बहुत शुक्रिया अबू बकर, और बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है कि आप जो है वो अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखें, लेकिन इस तरह के खेलों में इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपना भी नाम रोशन कर सकें, मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें। और नौजवानों को स्पेशली एक मैं भी एडवाइस देना चाहूँगी कि आप यूजुअली ऑल द टाइम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो दिन में घंटा या तकरीबन 1.5 घंटा आप ज़रूर निकालें जिसमें आप किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई खेल है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, उसमें अपने आप को ज़रूर इंडल्ज करें। और उसके साथ जो है वो इससे ये बेहतर हो सकता है कि आप घर में भी अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व करते हैं तो आपको खेलने का भी बेहतरीन मौका मिल जाएगा, आपकी अपनी हेल्थ जो है वो भी बेहतर हो जाएगी और एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। मुख्तलिफ प्रोग्रामों ने पेश की गई, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी दी कोशिश है कि नवी तो सोहनी आवाज़, नवेकली आवाज़ आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार। सिंध जो ख्वाब साबिया थियूं। पीटीवी नेशनल कराची खां सिंधी ज़ुबान में नशरियात।
नाज़रीन, वो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करते हैं और बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बढ़ते दिनों के साथ साथ इसमें भी बहुत सारी चेंजेस आती जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं जिनका काउंटर करना भी बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ब्लास्फेमस कंटेंट की, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से फैलाया जा रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी कैंपेन चलाई जा रही है उसमें हम किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा एक क्लिक जो है, सिर्फ एक क्लिक या फिर आपके चंद सेकंड जो है वो किस तरीके से इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से रोकें और फर्दर जो है वो इसका किस तरीके से आप काउंटर करें कि ये चीज़ मज़ीद फैलने से रुक सके। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो मैं उसी टॉपिक पे आना चाहूँगी जिस पे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे नौजवानों में अदम बर्दाश्त बहुत कम होगी और इसी वजह से हम शायद काउंटर करने की बजाय हम वहाँ पे लड़ाई या झगड़ा शुरू कर देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजू हर दौर में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है और तमाम मज़ाहिब के अंदर जो है वो बाज़ ऐसे इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद लोग होते हैं कि जो सिर्फ़ तस्वीर के एक रुख को देखते हैं, बिल्कुल, और सारे पहलुओं को सामने रखते हुए जो उनके मज़हब ने उनको एक रास्त इक़दाम या एक सिरात मुस्तकीम या अमन और सलामती का पैगाम दिया है, वो उससे दाएं बाएं हट जाते हैं और अफरात व तफरीद का शिकार हो जाते हैं। तो ये हर मज़हब के अंदर है, हर मुआशरे के अंदर है, हर ख़ानदान के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, बाज़ मचाऊ टाइप होते हैं, बाज़ जो है वो मसले को समझ के उसको हल करना चाहते हैं। तो जहाँ तक इस्लाम की बात है, ये तो एक खुली किताब है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अम्बिया का यही दीन है, यही दीन मुहम्मदी है और ये अमन और सलामती का दीन है जिसका पहला और आखिरी पैगाम अमन है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो डेफिनेशन एक मुसलमान की बयान की उसमें भी यही बात, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और इंसानी जान, उसकी इज़्ज़त और उसके दीगर जो हकूक़ हैं बुनियादी, उसके बारे में भी बड़ी खुली और वाज़ेह अहकामात हैं जो एक इंसान को तकलीफ़ देता है, गोया कि सारी इंसानियत को तकलीफ़ देता है। जो एक इंसान की ज़िंदगी बचाता है, गोया कि उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी अता की है। तो इस एतबार से यकीनन हर मज़हब के पैरोकार जो हैं उनका अपने रूहानी, मजहबी या दीनी जो शख्सियात हैं उनके साथ एक जज्बाती और वालहाना ताल्लुक़ होता है और इसकी बाकायदा जो है वो एक हक़ बनता है जो जिस मज़हब का पैरोकार है अपने रहनुमाओं से वो टूट के मोहब्बत करे। मुसलमान को भी यही हुक्म है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदी व नास अजमाइन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरी ज़ात के साथ अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, हर शय से, हर इंसान से बढ़ के मोहब्बत ना करे। तो ये एक फितरी जज्बा है, अगर एक मुसलमान में है तो यकीनन गैर मुस्लिम वो किसी मज़हब का पैरोकार उसके अंदर भी ये है। तो यही वजह है कि इस्लाम के अंदर जो है कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है वो जो गैर मुस्लिम हैं उनके बुतों को भी गाली गलोच ना करो, उस तरह बुरा भला ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा का इनकार कर देंगे और वो समझने की बजाय जो है वो हट दर्मी पे या ज़िद पे या फिर वो मुतहारब ग्रुप बनने वाली कैफियत होगी। तो इसके बारे में बड़ी वाज़ेह अहकामात हैं। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि भाई अल्लाह के दीन की तरह दावत देना चाहते हो, तुम्हारा हक़ बनता है, मुसलमान हो तुम्हारा भी हक़ बनता है, गैर मुस्लिम है उनका भी हक़ बनता है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, क्योंकि दीन में सख्ती और जबर और ज़बरदस्ती नहीं है, हक़ और सच्चाई और झूठ बिल्कुल वाज़ेह अल्लाह करीम ने कर दिया है। तो इस वजह से हर एक का हक़ बनता है कि वो अपने मुक़द्दसात का, अपनी मजहबी शख्सियात का, रूहानी दीनी शख्सियात से प्यार भी करे और उनके पैगाम को आम भी करे। तो इसके लिए
खुली तौर पे ये पहले तो ये हुक्म दिया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मरूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। भाई तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि नेकी की बात करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान रखते हो। तो लिहाजा अगर दीन की दावत भी देनी है उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, तो हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना को अच्छी नसीहत पेश करो, वाजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अगर मुजादला या गुफ्तो शनीद या दलाइल बाजी या टॉक भी करनी पड़े तो महज़ब तरीके से अहसन सुपरलेटिव डिग्री बयान की। और हजूर अलैहिस्सलाम ने एक खुला सा असूल भी रख दिया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, भाई सहूलत पैदा करो, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो। बशीरू वला तुनफ़िरू, खुशखबरियाँ सुनाओ, नफ़रतों को फ़रोग ना दो। वाकून इबादल्लाह इख़वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। और इवन जब एक कैफियत ऐसी बनी कि बहुत से नजरान के ईसाई पादरी और दीगर उनके मजहबी रहनुमा हजूर की खिदमत में तशरीफ़ लाए, तो कुरान मुक़द्दस में ये लिखा है, उनको भी यही पैगाम दिया कि कुल तालो इला कालिमातिन सवाउ बैनाना व बैनकुम, भाई आओ हम मिल बैठे, जो हमारे तुम्हारे दरमियान चीज़ें मुश्तरक हैं हम जो है उस पर इकट्ठे हो जाएं कि अल्लाह के सिवा किसकी पूजा ना की जाए, सच बोला जाए, जुल्म ना किया जाए, इंसानियत की खिदमत की जाए, जहालत ख़त्म हो, बीमारी ख़त्म हो, लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनका मुदावा किया जाए। वो चीज़ें जो सब मज़ाहब के अंदर मुश्तरक है, कोई मज़हब वाला किसी को झूठ बोलने की, शरारत करने की, चोरी डाके की, कत्ल गारत की, फसाद और फितने की इजाज़त नहीं देता। तो फिर ये एक, क्योंकि मसला एक ऐसा है, बाज़ का इंसान जो है वो जज्बात से मगलूब होकर वो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि बाद में उसको बड़ी पशेमानी भी होती है। इसीलिए भी कुरान ने कहा कि जब कोई तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसको लेके आगे ना भाग खड़े हो, फतबय्यनु, बल्कि पूरी तहकीक करो। सरकार ने फरमाया उससे बड़ा झूठा है ही कोई नहीं कि जो सुनी सुनी बात पे यकीन कर लेते हैं। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया पे वो पीछे जानवर का दाढ़ होता है, ऊपर इंसान की लगा देते हैं वो गर्दन, तो वहाँ तो हर शय बस ऐसे ही फ्लोट होती जाती है। तो हमें ये ख़ुद जायज़ा लेना है कि हमारे दीन के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर फिर हमारा एक आइन है, हमारा एक कानून है, हम मुहज़्ज़ब कौम हैं और हमें अल्लाह ने ये फरीज़ा सौंपा है कि हमने सारी इंसानियत को रुश्द व हदायत से किनार करना है। हजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो 13 साला मक्की ज़िंदगी देखे, कितने लोगों के आपने सर फोड़े, कितने लोगों को कत्लो गारत किया। फिर 10 साला जो मदनी ज़िंदगी, वो मुसलसल जोहद मुसलसल की जो ज़िंदगी है, उसमें भी आपने किस अंदाज में हर वो कदम जिससे अमन हो, सलामती हो, सुलहनामा हुदैबिया को देख लें और फ़ौरन मदीना शरीफ में जाती मिसाक मदीना, जिसमें मुसलमान भी थे, यहूद व नसारा भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुहाजिर भी थे, अंसार भी थे, सारे लोग शामिल थे। और उसकी वो 24 अहम शिक्कें जो है उनका अगर मुतालिया किया जाए तो हर एक के अंदर दर्द है, सोज है, इखलास है, अमन और सलामती का पैगाम है। जियो और जीने दो, ला ज़ारारा व ला ज़िरारा। सरकार ने फरमाया ना तुम किसी दूसरे को तंग करो, ना कोई तुम्हें तंग करे, जियो और जीने दो। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह का कोई कंटेंट आता है, देखें जब अगर दूसरी तरफ से आ रहे हैं इस्लाम मुखालिफ अनासर जो हैं वो अगर इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हम उसको किस तरीके से काउंटर करें? देखिए ये एक क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें अगर हर बंदे को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो यकीनन जो है वो कोई ना कोई ऐसा इक़दाम कर सकता है जो उस कौम के लिए, उनके मज़हब के लिए जो है बाद में नदामत और शर्मिंदगी का बायस हो। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को गाइड करें। अगर कोई ऐसा इशू पैदा हुआ है वो उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें और साइलेंट स्पेक्टेटर ना बने, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। फौरी तौर पे अपने बच्चों को आगाह करें कि भाई ये मामला इस वक्त मुल्की तौर पे चल रहा है या मीडिया पे चल रहा है, तो भाई तुमने इसके अंदर जो है वो कोई हिस्सा नहीं लेना, कोई शर्मंगेज़ी नहीं करनी, उनको रोकें। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से भी हर कोई निगहबान है। अल्लाह पूछेगा तुमने क्या किया,
कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, भाई अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ। ये नहीं कि पैदा किया उनको छोड़ दो, उनकी तालीम और तरबियत उनका हक है। और सरकार फरमाती है कि इंसान दुनिया में कोई बेहतर वरासत नहीं छोड़ के जा सकता मगर नेक और साले पाकीज़ा औलाद जो सदका जारी है। माँ बाप अपनी ड्यूटी दें। फिर फरमाया कि माँ बाप से औलाद के बारे में पूछेंगे, और जो मजहबी रहनुमा हैं, जो पीराने उज़ाम हैं या उलमा हैं, मशाइख हैं, उनसे उनके मुरीदों और मुक्तदियों के बारे में पूछा जाएगा, और हाकम से रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो इस एतबार से इज्तिमाई ड्यूटी है, जो थिंक टैंक हैं, जो हमारे दानिशवर हैं, जो उलमा हैं, असातिज़ा हैं, जो सियासी रहनुमा हैं और हुकूमती इदारे हैं, वो फौरी तौर पर इक़दाम करें और इसको बजाय मचाओ गिराओ कराने के फौरी तौर पे देखें कि असर मुहरका जो उनको फ़ौरन गिरफ्त में लें और जो उसकी मुनासिब रेमेडी या फ़ौरन करें, और कौम को कंट्रोल रखने के उलमा को भी शामिल करें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपना मुस्बत किरदार अदा करे, जैसा पैमरा के रूल्स में भी लिखा है। और वालिदैन ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है। फिर जो बड़े बहन भाई हैं अपने छोटे बहन भाइयों को, तो ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। जो पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए कि वो जहाँ बैठें, जिसको मंजी मीटिंग कहते हैं, तो उसमें भी बहुत खूबसूरत बात आपने की डॉक्टर साहब कि तमाम लोगों को इस पर मिल के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो भी एंटिटीज़ इसमें शामिल हैं, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं या बहुत से हमारे जैसे मीडिया के चैनल्स हैं, उन तमाम को इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो एक 1 यूनिट के तौर के ऊपर काम करना चाहिए। और इसी तरीके से इस चीज़ का काउंटर भी हो सकेगा और इससे बचा भी जा सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप व्यूवर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई उमंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे सुबह पाकिस्तान में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।